गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अब तक हम द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर उस एरिए में इंफ्रास्ट्रक्चरल लेबर वर्क कर रही थी, किस तरीके से नई नई इंडियन इंडिपेंडेंट रूप से इंटरप्राइजेज उस समय के दौरान आने लगी थी। और इस पॉइंट में हम जानने वाले हैं इंडियन ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। इंडियन ट्रेड किस तरीके से वर्क कर रहा था और किस तरीके से उस समय का कॉलोनियलिज्म इसमें काम करते हुए इसे ग्लोबल सिस्टम बनाने में अपना योगदान दे रहा था, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्ट यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में उस वक्त पैदा होने वाली कॉटन काफ़ी महीन हुआ करती थी और यूरोपीय देशों में इसका निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था। वाइल इंडस्ट्रीज ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ औद्योगिकरण के बाद में ब्रिटेन में हम देखते हैं कि कपास के उत्पादन को बढ़ाने की मांग वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट करने लगे थे। साथ ही साथ वहाँ के उद्योगपति सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि वे कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे या फिर वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्री, उन्हें प्रोटेक्ट करने में योगदान दे। ट्रैफिक्स वर इम्पोर्ट ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन कि किस तरीके से उस समय के दौरान हम देखते हैं कि किस तरह वे लोग उन टैरिफ्स को देखते हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से वे 19वीं शताब्दी के आसपास कपड़े उत्पादन करने के लिए दूसरे देशों के बाजार ढूंढते थे। और साथ ही साथ हम इसे कॉन्सिक्वेंट रूप से इनफ्लो करते हुए देखते हैं कि इंडियन कॉटन किस तरीके से अब घटता जा रहा था मार्केट से। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आल्सो बिगन टू सीक ओवरसी मार्केट फॉर देयर क्लॉथ। और यही देखने को मिलता है 19वीं शताब्दी के दौरान कि ब्रिटिश व्यापारी अब समुद्र के माध्यम से दूर दूर जाकर अपने लिए नया व्यापार, नया मार्केट, नए लोगों को ढूंढने लगे थे। Excluded from the Europe market by tariff barriers, Indian textile now face still competition in other international markets। और यही वह समय था कि सीमा शुल्क की व्यवस्था सही तरीके से ना होने के कारण ये ब्रिटिश बाजारों में बेधड़क अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी नज़रअंदाजी किया करते थे, जिसके कारण वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने तरीके से काम करने लगे थे। इफ़ यू लुक एट द फिगर एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, वी सी ए स्टडी डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द 30% अराउंड 1800 to 15% to 1815 by the 1872 population has dropped to below 3%। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यह टेक्सटाइल घटता जा रहा था। मुख्य रूप से भारत से जाने वाला व्यापार 1800 के आसपास जहाँ 30% तक पहुँच गया था घटकर, वहीं पर 1815 के आसपास ये 15% रह गया था और उसके बाद 1870 के आसपास ये सिर्फ 3% रह गया था कि भारत से व्यापार पर्टिकुलर एरिया कर रहे थे। इसके अलावा हम फिगर 17 को देखते हैं कि किस तरीके से फिगर 17 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया गया है। यह दिखा रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों के केंद्र किस तरीके से हैं, ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिगर 18 में हम सूरत को देख रहे हैं, जो उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से देखने वाला दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यह 17वीं शताब्दी के दौरान 18वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान सूरत का पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्र व्यापार को दिखाता है या फिर एक मुख्य केंद्र के रूप में सूरत को दर्शाता है कि सूरत किस तरीके से व्यापार करता था। तो फिर भारत में किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था ये जानते हैं। द फिगर अगेंस्ट टेल ए ड्रामेटिकल स्टोरी। यहाँ पर हम एक उन आंकड़ों को लेते हैं जो एक नाटक के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। While export of the manufacturer declined rapidly, export of the raw material increased equally fast
between 1812 to 1871, the share of the raw cotton export rose for the 5% to 35%. और ऐसी स्थिति में निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, और ऐसी स्थिति में हम देखते थे कि कच्चा माल जो है या फिर रॉ मटेरियल जो है उसका निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 में यह से 1871 के बीच ये 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। मतलब कि अब जो एरिया उन लोगों को फिनिश गुड प्रदान करता था वह अपने एरिया से सिर्फ रॉ मटेरियल प्रदान करने वाला बन गया था। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लॉथ, नील का यूज किया जाता था उन दिनों कपड़ों की रंगाई के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर द मैनी डिकेड्स, यह काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे दशकों तक एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट चीज़ है ये। एंड एज यू हैव रीड ईयर, अगर आप अगले सालों को पढ़ो इनके बारे में, आप ओपियम को भी देखोगे, अफीम को एक शिपमेंट के रूप में, कि अफीम की खेती किस तरीके से की जाती थी 1820 के आसपास, जो भारत से होती थी, और यह एक सिंगल लार्ज एक्सपोर्ट के रूप में किस तरीके से पर्टिकुलर ब्रिटेन में इंडिया से एक्सपोर्ट करके चाइना और दूसरी कंट्रियों तक सेल आउट होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि चाय भी व्यापार के रूप में आती थी। चाय अफीम से के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले में चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड फ्लोट द इंडियन मार्केट, कि कुल मिला के 19वीं शताब्दी के आसपास बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी, और वे पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के फिनिश गुड यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे थे। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, मुख्य रूप से रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन पर्याप्त मात्रा में भारत से ब्रिटेन जा रहा था और उसके द्वारा बढ़ता जा रहा था। बट द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। लेकिन सही उस समय पर चीज़ों को देखा जाए, उस समय की तो देखने को मिलता है कि ब्रिटिश लोग जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जो यहाँ से इंपोर्ट करते थे उसकी बहुत कम वैल्यू लगाई जाती थी। टच ब्रिटिश हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, यही कारण था कि उस समय ब्रिटेन अपने यहाँ पर व्यापार को किस तरीके से व्यवस्था बनाकर रखता था या फिर उसकी अवस्था बनाए रखे हुए था। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफ्लिक्ट विद अदर कंट्रीज, दैट इज विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन वाज सेलिंग टू। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रिटेन के दूसरे फायदों को इसके अंतर्गत, जिसमें ब्रिटेन मुनाफा के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटों की भरपाई कर लेता था। इसके अलावा बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट डिफिक्ट्स, इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, और यही कारण है कि भारत ने 19वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है कि वह किस तरीके से चीज़ों को करता था। ब्रिटेन के अंतर्गत हम देखते हैं व्यापार किस तरीके से फला फूलता जा रहा था, किस तरीके से होम चार्टेज के रूप में या होम चार्जेज के रूप में देशी खर्चे हुआ करते थे जिनका निपटारा किया जाता था उन लोगों द्वारा। ब्रिटिश ऑफिसर्स किस तरीके से ट्रेडर्स और इंटरेस्ट के रूप में पेमेंटों को भारत में बाहरी कर्जों के रूप में देते थे, और भारत को काम करके इन्हें चुकाना पड़ता था ब्रिटिश ऑफिसरों को, जो उनकी पेंशन में शामिल हुआ करता था। इसके अलावा हम देखते हैं फिगर 19 में कि 17th सेंचुरी के आसपास के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले मार्ग कौन कौन से रहे हैं, आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। सूरत, गोवा और मद्रास का एरिया हिंद महासागर से होता हुआ, मछलीपट्टनम, हुगली वाला एरिया जो पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्रों से इसे जोड़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिन्होंने समुद्र माध्यम से और भूमि के माध्यम से इन्हें जोड़ा है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं द इंटर वार इकोनॉमी,
वे कौन सी चीजें थी जो इंटरवार इकोनॉमी का कारण बनी या महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था का कारण बनी? इंटरवार इकोनॉमी। आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे कौन सी चीजें थी जो इन चीजों को प्रमोट कर रही थी या फिर इन चीजों का कारण बन रही थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 was mainly found in Europe, but its impact was felt around the world. अगर बात की जाए प्रथम विश्व युद्ध की तो 1914 से 18 के बीच यह हुआ था यूरोप में, लेकिन इसने प्रभाव पूरे विश्व पर डाला था। Notable for our conqueror in this chapter, it blocked the first half of the 12th century into a crisis that took over the 3 decades to overcome. और इस अध्याय में हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे जो इस महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में बताएंगे। साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था को इसने एक ऐसे संकट में धकेल दिया था और जिससे उभरने के लिए लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। पूरे विश्व को उन चीजों के बारे में भी जानेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अदर कैस्ट्रोग्राफिक वार। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय के दौरान किस तरीके से पूरी दुनिया में चारों तरफ से इकोनॉमिकल रूप से और पॉलिटिकल रूप से स्थिरता बनाए रखने के लिए किस तरीके से अंत के कगार पर पहुंचने लगी थी मानवता और किस तरीके से चारों तरफ विनाशकारी युद्ध होने लगे थे। और इनके वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के अलग अलग चीख पुकारें सुनने को मिलती हैं या फिर करुण भावना को उद्गत करते हुए ये प्रोस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। आइए जानते हैं कि किस तरह से वार टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है वर्ल्ड इकोनॉमी में। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। आइए जानते हैं किस तरीके से वार टाइम की ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। मुख्य रूप से हम फिगर 20 को देखते हैं। फिगर 20 दिखा रही है हमें पर्टिकुलर उस समय के वर्करों के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों को यह दिखा रही है कि किस तरीके से युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है और यह उत्पादन एक तरीके से विनाश को प्रमोट कर रहा है या फिर एक तरीके से एक बुरी कंडीशनों को प्रमोट कर रहा है। आइए वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज यू नो वाज फाउंड बिटवीन 2 पावर्स ब्लॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला प्रथम विश्व युद्ध 2 पावर ब्लॉकों के बीच में हुआ था। एक तरफ अलायंस था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का, जिसके बाद में यूएसए भी जुड़ गया था, यूएस भी जुड़ गया था। इसके अलावा इसके अपोजिट सेंटर पावर के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ओटोमन टर्की एम्पायर था जो इसके विरुद्ध वर्क कर रहा था। और साथ ही साथ युद्ध ये हुआ था अगस्त 1914 में, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट अपने क्रिश्चियन परिवेश को लेकर अपनी क्रिसमस तक को खत्म कर रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इट लास्टेड मोर देन 4 years। यह लगभग युद्ध 4 सालों के समय तक चला। उनका मानना था कि एक युद्ध क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, अगस्त 1914 से शुरू होने वाला, लेकिन धीरे धीरे इसमें देश जुड़ते चले गए और यह युद्ध विश्व युद्ध की संख्या में पहुंच गया था। The first World War was war like no other before. Their fighting involved the world leading industrial nation, which now harassed the best power of the modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. इसके अलावा मानव सभ्यता के इतिहास में होने वाले विश्व युद्धों में यह कभी ना भूला जाने वाला युद्ध है। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था, ये माना जाता है। और इस युद्ध में दुनिया के सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियां
जो नेशन की रही, राष्ट्रों की रही, वे एक दूसरे से जूझ रही थी। और मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वे एक दूसरे को हास करने की कोशिश कर रही थी अपनी पावर के जरिए, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री के जरिए, और इनके जरिए वे बेहिसाब शक्ति इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। पॉसिबल रूप से अपने दुश्मनों को मजा चखाने की कोशिश कर रही थी। दिस वार वाज टच द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। यह पहली वह युद्ध था जो औद्योगिक युद्ध के रूप में सामने आया। इट सॉ द यूज ऑफ द मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा। इन युद्धों में मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का भी यूज किया गया ऑन द मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्तर पर। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोड्यूस ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किए जा रहे थे मॉडर्न लार्ज इंडस्ट्री द्वारा, जैसा कि एग्जाम फिगर 920 में आपको देखने को भी मिल रहा है। To fight the war, the million of the soldiers had to be recruited for the around the world and moved to the front line on large ship and trains। और हम देखते हैं उन युद्धों को जिसमें असंख्य सिपाही भर्ती किए जाने लगे थे और विशाल जलपोतों और रेलवे के गाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर इन लोगों को ले जाया जाने लगा था। साथ ही साथ द स्केल ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 million death and 20 million injuries were unthinkable before the industrial age without the use of the industrial arm। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन युद्धों का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और इसके अलावा 2 करोड़ लोग घायल हो चुके थे। ड्यूरिंग द वार, इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रिक्टेड to produce war-related goods. Entire the societies were also reorganized for war. As men went to battle, women stapled in the undertaken job that their only men were expected to do। और यह वह समय था कि इंडस्ट्रियल वॉर के अंतर्गत वार में लगे हुए व्यक्ति लगातार युद्ध में जाते रहते थे, तो ये काम जो पुरुष मुख्य रूप से इन इंडस्ट्रियों में करते थे, इन वेपन्स को बनाने का या फिर इन चीज़ों को बनाने का, अब यह काम सब महिलाओं के पास आ गया था। और देखने को मिलता है कि उन्होंने वह काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। जो महिलाएं घर के काम देखती थी, अब वह पूरी तरीके से उन लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा था। द वार ऑफ द लीडिंग स्नैपिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर which were now fighting each other to pay for them। और युद्धों के कारण दुनिया की कुछ सबसे बड़ी शक्तियां इकोनॉमिक पावरों के रूप में इकोनॉमिक संबंधों के टूट जाने की वजह से होने लगी थी। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। ये भी देखने को मिलता था, वे एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ द मनी फॉर यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक्स। Thus the war transformed the US from beginning as international debtors to an international creditor। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन ने उस समय उधार लिया था यूएस के बैंकों से और यूएस के पब्लिक से, और यह माना जाता है कि यूएस उस समय इंटरनेशनल डेबिटर के रूप में और ब्रिटेन उस समय इंटरनेशनल क्रेडिटर के रूप में देखने को मिलते हैं। In other words, at the war and the US and citizens owned over overseas assets, then foreign government and citizens owned in the USA। इसके अलावा हम देखते हैं युद्धों के पश्चात के उस समय को, जब पर युद्धों के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों सरकारों या उनके नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वे इंटरनेशनल रूप से पैसा देने वाले बन चुके थे और वे काफ़ी लोग हद तक इन चीज़ों को प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ हम आगे जानने वाले हैं युद्धांतर सुधार या फिर पोस्ट वार रिकवरी कि युद्ध के बाद कौन से सुधार हुए हैं। युद्ध के बाद होने वाले सुधारों को लेकर पोस्ट वार रिकवरी को लेकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट वार रिकवरी के अंतर्गत
कौन कौन सी चीज़ों को बताया गया था या किस किस तरीके से इन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश की गई और इन सुधारों से बनने वाले परिणाम मुख्य रूप से किस तरीके से सामने आए। तो हमने जाना इसमें किस तरीके से हमने इन चीज़ों की शुरुआत की, युद्धों की शुरुआत के दौरान किस तरीके के बदलाव आए, के समय में कौन से रूपांतरण आए। सबसे बड़ा रूपांतरण या सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियों में जो वर्क किया जाता था वो पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वह काम महिलाओं द्वारा होने लगा था। इसके अलावा इंडस्ट्रियों का यूज सिर्फ चीज़ों के निर्माण के लिए नहीं, चीज़ों के विनाश के लिए भी यूज किया जाने लगा था। इसका मतलब इस सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियों का यूज वेपन्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाने लगा था, जिसके कारण पर्टिकुलर एरियो में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं जो प्रमोट कर रही थी इन चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें बदलती जा रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय इंटरनल वार इकोनॉमी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए वर्क कर रही थी, पोस्ट वार रिकवरी किस तरीके से होने वाली है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। ओके क्लास।